Welcome to you to another Facebook Live session. This is going to be an interactive session with Dr. Rakesh Godara, Senior Pulmonologist with the Rukmani Birla Hospital. I am Dr. Alina. I am from Medical Administration, and I will be just going through a few frequently asked questions in relation to the topic COPD. So, sir, welcome. Yeah. Uh, Thank you very much, Alina, for the invitation on this very important topic. And नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गोदारा है। मैं यहाँ सीके बिरला अस्पताल में ये श्वसन रोग विभाग में मैं सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं उसकी बीमारी का नाम है COPD, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, अगर विस्तार में हम इसको करें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक तरह की सांस की और फेफड़ों की बीमारी है, जैसा कि विदित है, क्योंकि मैं सांस का डॉक्टर हूँ और इसलिए हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे जुड़ी हुई भ्रांतियां, इससे जुड़े हुए तथ्य, वास्तविकता, और मैं ये चाहूंगा कि वास्तव में आपकी इसके बारे में जानकारी भी बढ़े, जिससे कि जो लोग हैं वो और ज्यादा जागरूक हो सके और इस बीमारी के बारे में समय से पहले पता लगाएं, जिससे कि देरी ना हो, और इसके बारे में इलाज इसका जो है वो प्रारंभ करें, जिससे कि मरीज की जो जिंदगी है वो स्वस्थ रहे, लक्षण कम हो, बीमारी की जो खराब होने की स्थिति है उसमें कम मरीज पहुंचे। इस तरह की हम जो आगे कभी हम जो डॉक्टर अलीना जो है वो जो सवाल करेंगी, उससे हम उन सवालों के में इन सभी जो जितने भी हमारे प्रश्न हैं इन सबके उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको इससे काफी हद तक जो इस बीमारी के बारे में जानने में, इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में आपको लाभ मिलेगा, जिससे कि आप अपने आसपास या कोई भी मरीज हो उसको आप सही सलाह दे सकेंगे। और मेरा ये मानना है कि इन तरह की बीमारियों में सबसे पहले गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि सबसे पहले, क्योंकि हमारा इन तरह की बीमारियों में मिसगाइड जनरली हो जाते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। तो डॉक्टर अलीना, आप बताइए। राइट सर, तो थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि सीओपीडी क्या होता है, एंड दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्वेश्चन जनरल पब्लिक पूछता है। और सेकंड ये होता है कि अस्थमा जो होता है, इज दैट द सेम थिंग एज सीओपीडी? अस्थमा जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों में होता है फ्रॉम द टाइम दैट दे आर स्मॉल, समटाइम्स टीनेज ईयर्स में शुरू होता है, बट सीओपीडी जो सांस लेने का बीमारी, इट गोज ऑन टिल ओल्डर एज आल्सो। इज इट द सेम थिंग सर? राइट, थैंक यू डॉक्टर अलीना। सो आपने बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है, जो कि सभी लोगों के दिमाग में रहता है कि जब भी हमें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है जो कि निमोनिया नहीं है, तब हमारे दिमाग में आता है कि एक आम पब्लिक दमा या अस्थमा, जिस इस शब्द से सभी लोग एक परिचित है, और कहीं ना कहीं वो सीओपीडी जो एक बीमारी है उसको भी उसी के साथ में ले लेते हैं। परंतु सीओपीडी जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा एक डेफिनेशन के हिसाब से, ये एक तरह की फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें कि फेफड़ों की सांस की नलियों में सिकुड़न होती है और फेफड़े जो होते हैं हमारे वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि उनमें सांस के अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इसकी उसमें समस्या आती है, जिससे कि मरीज को ऐसा लगता है कि मुझे श्वास जल्दी जल्दी फूल रहा है, उसको बार बार खांसी होती रहती है, उसको सीने में भारीपन लगता है। अगर इस तरह की समस्या होती है तो उसको हम सीओपीडी, जब डॉक्टर आप ऐसी समस्या हो तो जब आप श्वास रोग से मिलते हैं, स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, तो वो आपको डायग्नोसिस करके उसको सीओपीडी लेबल करता है, जब कुछ क्वेश्चंस और पेशेंट को एग्जामिन करके। इसके जो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि इसमें बार बार खांसी आना, और चलने पे सांस फूलना, बैठने पे आराम आ जाना, और ये साल में बेसिकली कोई पर्टिकुलर सीजन में जब भी कुछ जुकाम वगैरह लगा उसके बाद में खांसी लंबी चलती है, तो इसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और ये यूजुअली प्रोग्रेसिव होती है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, प्रोग्रेसिव मींस ये लगातार बढ़ती रहती है, और एक बार डायग्नोसिस होने के बाद में अगर इसको सही ढंग से ट्रीट या आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो इसकी बढ़ने की दर काफी ज्यादा हो सकती है, जिससे कि फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर अलीना ने पूछा कि ये अस्थमा से, ये बिल्कुल अस्थमा से ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अस्थमा एक तरह का प्रॉब्लम है जो कि
एलर्जिक कारणों से होता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा भी होते हैं, लेकिन अस्थमा जो है वो मोस्टली रिवर्सिबल प्रॉब्लम होती है। मीन्स जब आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप नियर नॉर्मल हो सकते हैं बेसिकली। जहाँ की सीओपीडी जो है वो यूजुअली प्रोग्रेसिव रहती है, दो आपके सिम्टम कंट्रोल हो सकते हैं, बट उसके पीछे पीछे आपका अगर आपने इलाज नहीं लिया तो बीमारी बढ़ती रहती है, एक चीज। दूसरा जो मुख्य अंतर है ये कि सीओपीडी जो बीमारी है मोस्टली धूम्रपान करने वाले लोगों में होती है, अस्थमा बिना धूम्रपान के भी होता है। और धूम्रपान के अलावा जो और भी अन्य जो प्रदूषण है जिसकी कि आगे हम चर्चा करेंगे, तो ये जो मुख्य कारण है जो सीओपीडी के लिए होते हैं। तो ग्रेट। तो सर आपने मेंशन किया कि स्मोकिंग बेसिकली धूम्रपान इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो इसके अलावा और क्या-क्या चीजें ऐसे हैं जो सीओपीडी कॉज कर सकते हैं आदमी में? वेरी राइट। सो सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी होगा कि सीओपीडी का सबसे मुख्य कारण जो विश्व स्तर पे है वो है आपका धूम्रपान। इसीलिए स्मोकिंग हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इवन काइंड ऑफ ए सिंगल पफ बेसिकली। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और धूम्रपान पूरी दुनिया में सबसे मुख्य कारण है सीओपीडी की बीमारी का। और मैं आपको एक बताऊं, चौंकाने वाला तथ्य है कि पूरी दुनिया में अभी सभी तरह की मौतें, जो हम एक वर्ल्ड मोर्टेलिटी जो हमारा एक इंडेक्स होता है उसमें सीओपीडी की जो बीमारी है वो तीसरे स्थान पे है। मतलब हृदय की स्ट्रोक के बाद में इट्स अ थर्ड कॉज ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी basically, and it's kind of very alarming basically. It means that look at the kind of the data. So if you'll see then kind of a, then even out of that your maximum mortality people, then now that this is in third number. सो ये जो सबसे बहुत ही जो चिंता वाली बात है, क्योंकि इट्स थर्ड कॉज, तीसरा जो हमारा मुख्य मृत्यु का कारण है। हमारे इंडिया में बहुत ही अलग एक चीज है कि धूम्रपान के अलावा जो प्रदूषण एक चीज, और दूसरा गांवों में जो, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गैस जो चूल्हा है उसको महत्ता दी है, क्योंकि जो लकड़ियां जलाने वाला जो पार्ट है उनसे जो धुआं उठता है, इसीलिए जो महिलाओं में सीओपीडी होती है उसके लिए मुख्य कारण हमारा है जो हमें बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, जिसको हम बोलते हैं, इसमें कि आपके काऊ डंग आ जाते हैं, थेपड़ियां आती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ की आम भाषा में, या जो उपले बोलते हैं जिनको, कि जिनके जैसे जो बेसिकली इट्स फ्रॉम द एनिमल वेस्ट, देन यू कीप इन ड्राई एंड लेटर ऑन यूज फॉर द बर्निंग। तो इनको ये चीजें हो गई, लकड़ियां जलाना, इन सब से जो धुआं उठता है या जो अपनी सिगड़ी होती है उससे धुआं जलता है, ये सारे, और स्पेशली जो आपके पॉल्यूशन ऑफ योर मेन रोड पे जो आपकी शॉप्स है उन पे आप सारा दिन आप धुआं लेते रहते हैं। जो शॉपकीपर्स, मैं उनको बताना चाहूंगा, इफ दे आर सिटिंग, मतलब वो आपकी रोड के बाहर बैठे हैं और उनको लगातार धुआं आ रहा है, ये सब चीजें धीरे धीरे लगातार आपकी फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। और दीज आर द, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग बायोमास फ्यूल एक्सपोजर इज द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कॉजिंग सीओपीडी इन आवर कंट्री। सो ये मुख्य कारण है, इसलिए पहला जो अगर ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से तो बचाव सबसे पहले इन चीजों का जरूरी है। राइट, ये एक अहम पॉइंट बोला आपने सर कि थर्ड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज सीओपीडी, जिसके बारे में हम लोग को उतना जानकारी है नहीं। मेनली वी कीप ऑन थिंकिंग ऑफ हार्ट डिजीजेस व्हेन इट कम्स टू mortality and death, reasons for death. तो एज अ ले पर्सन इफ समबडी हैज टू थिंक सर कि मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे लगता है कि मेरी मेरी मम्मी, मेरे पापा, दे आर एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर्स। तो हम लोग को कब जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए एंड टू फिगर आउट कि इनकी जो सांस में लेने में दिक्कत हो रही है वो सीओपीडी हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सीओपीडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक मरीज को लगातार खांसी रहना, खांसी के साथ में बलगम आना, जो कि साल में 2 या 3 महीने तक लगातार हो, जिसको कि हम दूसरी भाषा में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि बार-बार बलगम बनना। और ये जो स्मोकर्स होते हैं, जो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जो रिस्क फैक्टर, जो पीपल दे आर मोर प्रोन फॉर दैट बिकॉज़ इफ दे आर एक्सपोज्ड टू दिस रिस्क, एंड उनको जब इस तरह के मरीज जिनको कि स्मोकर्स हैं, जो कि बायोमास फ्यूल एक्सपोजर को हुआ हुआ है या कोई भी इनहेलेशन टॉक्सिन्स वगैरह है, उनको अगर लगातार खांसी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, तीसरा उनका चलने पे सांस फूल रहा है, जो कि बैठने के बाद आराम आ जाता है उनको, अगर इस तरह की बार-बार साल में इनको ये लगातार देखिए कि महीने 2-2 महीने तक हो रहा है और ये सांस लगातार फूलते जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये सांस चेस्ट पेन के साथ एसोसिएटेड नहीं है,
चेस्ट टाइटनेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। दैट इज बिकॉज हम देखते हैं कि जब एंजाइना हमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब भी मिडिल एज का पर्सन है जो आफ्टर 55 ईयर ऑफ एज, अगर उसको सीने में भारीपन लगता है, सांस फूलता है या चेस्ट पेन होता है, देन डेफिनेटली वो सारे जो लक्षण हैं हमारे वो हृदय रोग से संबंधित हो सकते हैं। बट यहाँ पे इन मरीजों को सीने में दर्द नहीं होता, बट बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका स्मोकिंग जो है वो दोनों के लिए रिस्क फैक्टर है, हार्ट डिजीज के लिए भी रिस्क फैक्टर है और आपकी जो श्वास रोग है इनके लिए भी रिस्क फैक्टर है। इसीलिए जो हमें यहाँ पे बहुत ही थिन लाइन होती है, जो कि यहाँ पे मुख्य जो लक्षण है जो आपको देखना होता है वो है लगातार खांसी, बलगम, बलगम ना निकाल पाना बाहर, चिपका, हमें लगता है गले में कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, बलगम निकल नहीं पा रहा है, सांस भी फूलता है। इस तरह के अगर लक्षण कहीं भी हो, है ना, तो फिर आपको ये है कि डॉक्टर से संपर्क करें और आप अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराएं, जिससे कि हमें मालूम चले कि इन मरीज को सीओपीडी के लक्षण या सीओपीडी जैसे कुछ अपना सीटी स्कैन में या एक्सरे में या पीएफटी में कुछ ऐसी चीजें हैं या नहीं, उससे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। सर, तो आपने मेंशन किया गेट द टेस्ट डन एट इन टाइम, तो ये कौन सी टेस्ट होते हैं सर, और कौन सी स्टेज में कैसे ट्रीटमेंट होता है, आप थोड़ा अगर जानकारी दें। सो फर्स्ट जो सीओपीडी, जैसे सबसे पहले हमें डायग्नोज करने के लिए जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम स्टार्ट से हमारी डिस्कशन को देखें टू सम अप, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम क्या है। सेकंड थिंग कि who are the on the risk basically, and third thing, once we identify that these are the subgroup, they are on the risk, and if they have these kind of the symptoms that is not resolving by the usual your antibiotic courses, because these kind of the people generally they have taken the 1 or 2 courses of antibiotic and things still not resolving, then they think that something is going to be abnormal and now it is not the normal kind of a cough and all, I'm having something different. Then they generally seek out the specialist, and where the chest specialist roles come into the and pulmonologist, और वो क्या करते हैं इसमें, जब आपका एग्जामिन करते हैं तो उसमें आपको वीजिंग भी हो सकती है आपको चेक करने के, तो एक्सरे और पीएफटी दो हमारे मुख्य जो बेसलाइन जो टेस्ट होते हैं वो हमें करना, जो कि बहुत इजी टेस्ट और सिंपल टेस्ट है। तो एक्सरे आई थिंक चेस्ट का जो है वो सभी आप अवेयर हैं, आप इस चीज के जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे हमारा बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। सेकंड नंबर पे जो टेस्ट है जिसके बारे में आई थिंक लेमन एक पीएफटी नाम से टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मींस आपको फेफड़ों की सुचारू रूप से वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका फंक्शन कैसा है, उनकी सांस की नलियों में सिकुड़न कितनी है, तो उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है पीएफटी, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या उसको थोड़ी आम भाषा में स्पायरोमेट्री टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इससे हमें इसमें ग्राफ बनता है और मरीज को एक स्पेशल मशीन होती है जिसमें कि फूंक मार के उसकी फेफड़ों की क्षमता को चेक करना होता है। ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है ये। ठीक है, और ब्लड टेस्ट अगर हमें जरूरत होती है जब मरीज को कोई पीला बलगम आ रहा हो, हरा बलगम आ रहा हो या बुखार हो रहा हो, तो हम साथ में सीबीसी काउंट भी करवाते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि मरीज को साथ में अभी कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, या इन्फेक्शन जो है वो इसका सीओपीडी का कोई खराब तो नहीं कर रहा है। तो मुख्य जो दो टेस्ट अगर मैं बोलूंगा तो वो आपको है कि आपका चेस्ट एक्सरे, एंड सेकंड नंबर पे आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। यहाँ पे एक्सरे की भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक्सरे में कई बार जब मैंने जैसे आपको बताया कि धूम्रपान है वो हमारे हृदय रोग को भी जो है उनके लिए भी रिस्क फैक्टर है, सीओपीडी के लिए भी रिस्क फैक्टर है, लंग कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर है ना। तो जब कभी आपको एक्सरे से आपको ये चीज है, कई बार आप देखें कि सांस फूल रहा है तो आप एक तरफ सोच रहे हैं कि सीओपीडी है, बट आपको एक्सरे में कहीं मान लो फेफड़े में कोई गांठ पड़ी हो, कोई फेफड़ा कहीं से पिचका हुआ हो, कहीं फेफड़े में कुछ पानी हो रहा हो, तो आपको सांस फूलने के अन्य कारणों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है एक सिंपल एक्सरे से। इसीलिए ये इस तरह के इन्वेस्टिगेशन शुरू में आपको जरूरी होते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए भी और मेन रूल आउट करने के लिए भी, है ना। ओके, सो सर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अगर इतनी सीधी सी बात है कि सिर्फ 2 टेस्ट करने से पता चल जाता है, राइट, ये भी सीधी होगी कि मतलब डेफिनेटली देयर विल बी सम नॉर्मल नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स आल्सो, सम वैक्सीनेशन में भी जो इसको प्रिवेंट कर सकता है। राइट, व्हाट वुड हैपन इफ आई लेफ्ट इट अनट्रीटेड? श्योर। अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या होता? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर हमें सीओपीडी, जैसे सीओपीडी का जैसे डॉक्टर अलीना पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप सीओपीडी को ट्रीट कैसे करें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता लग गया है कि मुझे सीओपीडी है या हो सकती है या मैं इस रिस्क के ऊपर हूं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, क्योंकि सीओपीडी एक तरह की प्रोग्रेसिव बीमारी है जो कि नॉन रिवर्सेबल है, then only thing you can change is the trajectory. Ultimately you need to see that in which trajectory I am, वो आप चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम दी रिमूविंग योर रिस्क फैक्टर्स, एंड सेकंड थिंग देन फ्रॉम दी इफ यू नीड अ ट्रीटमेंट इन योर कैटेगरी। तो वहां पे हम बात करेंगे, जैसे हमने पीएफटी किया, तो पीएफटी में क्या होता है कि आपका, हम पीएफटी के हिसाब से ग्रेडिंग देखते हैं कि इन मरीज की श्वास नलियों में कितनी सिकुड़न है और किस तरह से इनकी सांस की नलियां कितनी प्रभावित है, फेफड़े कितने प्रभावित है। ये तो हो गया हमारा पीएफटी का कैटेगराइजेशन, इस बीमारी की गंभीरता को जांचने का। दूसरा, एक हम सीओपीडी के अंदर जो हमारी जो एकेडमिक पार्ट होता है, वहां पे हम देखते हैं सीओपीडी के मरीज को मोटा मोटा 4 मुख्य ग्रुप में डिवाइड करते हैं लक्षणों के आधार पे, और उनमें आगे इनमें दोबारा बार बार गंभीर अवस्था में पहुंचने की स्थिति की कितनी रिस्क है, क्योंकि इन मरीजों में बार बार इन्फेक्शन होने की संभावनाएं आम आदमियों से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इनके फेफड़े पहले से कमजोर है। तो उस हिसाब से हमने मरीजों को, हम क्या करते हैं कि इनको मरीजों को ए बी सी डी, हम 4 ग्रुप में मरीज को डिवाइड करते हैं। ये हमें और मरीज दोनों को ये चीज समझने में आसानी करते हैं कि मरीज अभी कौन से ग्रुप में है, जिससे कि मरीज को अभी कितनी गंभीर बीमारी है और उनको हमें किस तरह के ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने हैं। तो ये हमारा हुआ कैटेगराइजेशन बेसिकली। तो वहीं पे हम वैक्सीनेशन, जैसे डॉक्टर अलीना ने पूछा, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अभी मैं एक नेक्स्ट आपका एक टर्म यूज करूंगा आपके सामने, जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे ही एक होता है लंग अटैक, जिसको हम बोलते हैं एक्सर्बेशंस, विल कम टू द दिस पॉइंट लीडर। सो जो वैक्सीनेशन है वो मैं सभी पेशेंट जो भी सीओपीडी के उनको मैं रिकमेंड करूंगा, एंड जिसमें कि 2 तरह की हमारी वैक्सीन होती है। एक तो हमारा जो कॉमन रेगुलर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, जैसे हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में कोरोना काल में कोरोना चल रहा है, ये भी एक तरह का वायरस है। दुर्भाग्य से अभी हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं है, बट इससे पहले हमारा इन्फ्लुएंजा जो है, या स्वाइन, जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं, वो भी एक तरह का गंभीर वायरस है जिसको कि हमारे मरीजों में एआरडीएस या गंभीर निमोनिया कर सकता है, और सीओपीडी के संदर्भ में क्योंकि इन लोगों में गंभीर तरह से लंग अटैक कर सकता है, तो इसलिए इन लोगों में इसकी फ्रीक्वेंसी और प्रवृत्ति को हमें कम करना है, जिसके लिए ये वैक्सीन आपके हर साल आपको लगाना होता है। And yeah, vaccine every year you should go for this vaccine in a month of September and October whenever the season change basically. So this vaccine is recommended every year, and then you can go every person, and then we should go and patient who is on the case of COPD with comorbid condition including the your diabetes and heart disease. Second, then if the patient is more than 65-year-old age and they are more prone for the secondary bacterial infections, then we recommend that one second the pneumonia vaccine, that is the pneumonia, one is the Pneumovax 23, second is the Prevenar 13. These 2 vaccines are there, and then your doctor will tell you about that when you should go for these vaccines. They are the specialized. So after discussion, you should go for that. So these are the 2 vaccines. So I'll keep this vaccination and the kind of risk removal things in the as a more of the preventive therapy rather than kind of a your reactive therapy that will come next basically. ओके। तो फाइनली सर, जो हमें समझ में आता है कि कोई परमानेंट क्योर नहीं है सीओपीडी का, वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, पर एक बार जब हो जाता है हम लोग डिजीज का प्रोग्रेशन स्टॉप कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्टॉप क्योर द डिजीज कंप्लीटली। तो जैसे कि दूसरे जो रोग होते हैं ऐसे जिसको पूरा का पूरा क्योर नहीं हो सकता कर सकते हैं, जैसे you talk about paralysis, you talk about diabetes, you talk about hypertension. Absolutely. उसमें हम लोग rehabilitation करते हैं. Yeah. तो is there something like a pulmonary rehabilitation, और अगर है तो how does it help? Yeah. So this I think then I'll answer this question after the treatment. Basically, first of all, we should be aware of that treatment part. So the treatment part basically. It's a life. It's a life chicken, usually this. So the question comes to be, first of all, yeah, Alina, that's a very important question that you raised about the pulmonary rehabilitation, and it is kind of the one topic where I'll not say about the layman public that they are not aware of, that even our doctor colleague in the fraternity, they are not too much of aware of about this.
kind of a modality of the treatment and kind of the program, the pulmonary rehabilitation, because people believe that it is the only your kind of some kind of exercises, and that, but then it is a completely altogether a complete treatment basically. सो हम पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको पहले सीओपीडी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पता लगे कि इसके बारे में ट्रीटमेंट क्या होता है। और ट्रीटमेंट जो है हमारा सीओपीडी का, जैसे हम आप जानते हैं कि ये श्वास की नलियों की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है, तो इसके लिए सबसे मुख्य हमारा जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज दी ब्रोंकोडायलेटर। बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर मीन्स है हमारा कि श्वास की नलियां है जिनमें कि हमने जैसे आपको पहले भी बताया उसमें सिकुड़न आ जाती है, तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट लेना है जो कि सबसे पहले तो कारगर भी हो, लेने में आसान भी हो, और तीसरा क्या हो कि आपका डायरेक्ट उसी ऑर्गन या अंग में जाए जहां पे ये काम करना। जैसे कि हमें अभी आंख की प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं, आंख में दवाई डालते हैं और उसके बाद आंख को बंद करके रखते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे कि वो दवाई आंख पे काम करे, ना कि आप टैबलेट वगैरह लेते हैं। सेम इसी तरह से जब हमारे फेफड़े सांस की नलियों में प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए इनहेलर लेते हैं, ठीक है ना। इनहेलर में क्या होता है कि आप कैप्सूल है उसको डालेंगे इनहेलर के अंदर और उसको आप सांस खींचते हैं उसको, जिससे कि वो सांस के अंदर रोक के रखते हैं, जिससे कि वो फेफड़ों के अंदर काम करे और ब्रोंकोडायलेटर मतलब आपकी सांस की जो सुखड़ी हुई नलियां हैं उसको थोड़ा खोले, जिससे कि आपको इमीडिएटली जो चलने पे श्वास फूलता है या बैठे बैठे आपको लगता है कि सांस फूल रहा है, उसमें सबसे पहले आपको क्या होता है, आपको सुधार देखने को मिलता है। तो जो इसका सबसे मुख्य जो ट्रीटमेंट है वो है ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कि श्वास की नलियां आपकी खोलते हैं, जिससे कि आपका गैस का या श्वास के अंदर हवा का आदान प्रदान है वो थोड़ा सहायक हो जाता है और मरीज को फेफड़े हल्के लगते हैं और उनको अधिक देर तक वो लंबा चल सकते हैं, काम कर सकते हैं या अपनी सामान्य गतिविधियां जो कि घर घर पे जैसे नहाना धोना कपड़े पहनना या वॉक करना ये सब चीजें कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। और इसके बारे में इनहेलर्स जो है अभी आज के टाइम में जो न्यू एडवाइस जो मेडिकेशन वगैरह हुई है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रग्स आ गई है जो कि मरीज को दिन में एक बार लेना है या मरीज को दिन में सिर्फ 2 बार लेना होता है, और उनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं, बट उनसे आपकी मरीज की जो जो सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं जिनको। तो इसके लिए आपको एक तो जो जैसे कि डॉक्टर लेना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो भी क्रॉनिक डिजीज होती है जहां पे भी it means that they are not kind of a treatable or not kind of a curable, sorry, it's not a curable basically, then they are treatable. And second thing I want to add on this part is they are the manageable basically. So whenever the kind of a management comes to the disease, then it all together completely, the drug is the one of the part of your treatment, lot of other things come into the picture basically, and then it come to be your pulmonary rehabilitations because it is a part of the management of the disease. एंड रिहेबिलिटेशन में जो हमारा होता है पार्ट, उसमें क्या होता है कि हम लोग मरीज को एक स्पेशल सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती है उसके लिए, जिसमें कि आपका वेरियस ग्रुप ऑफ आपकी बॉडी के जैसे अपर लिम लोअर लिम लंग की स्ट्रेंथ है, इन सब की आपकी एक्सरसाइज की जाती है। और रिहेबिलिटेशन एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि एक्सरसाइज के साथ में एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन, एक आपका न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन होता है जिसमें कि आपको पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन बताया जाता है, क्योंकि सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि फेफड़ों तक सीमित नहीं रहती है। सेम जैसे कि आपका डायबिटिक होता है, सेम जैसे कि आपका क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है, ये बीमारी जब लगातार लंबी रहती है तो ये आपके फेफड़ों के बाद में बॉडी के सभी दूसरे अंगों को भी प्रभावित करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए ऑल टुगेदर हमें एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच अपना के इसको देखना होता है। देन दैट्स काइंड ऑफ इट्स अ ट्रीटमेंट देन व्हेन, एंड ये निर्भर करता है कि मरीज की जो बीमारी है वो किस स्थिति पर है, शुरुआती में माइल्ड है या सीवियर है, तो देन इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट और दैट्स काइंड ऑफ जस्ट कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू दैट। ये बात चीज ऑलराइट। तो सर टू सम अप, अगर आपको या आपके फैमिली में किसी भी रिलेटिव को लंबे दौरान का कॉफ हो विच जिसके लिए आपने ट्रीटमेंट लिया है एंड इट इज नॉट वर्कड, लंबे दौरान से ब्रेथलेसनेस हो, आप चलना फिरना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू एज इजीली एज फॉर अदर्स, यू आर अ स्मोकर या पोल्यूशन से प्रभावित हैं, यू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, आप प्लीज अपना जांच करवाएं फॉर सीओपीडी। एंड सर फाइनली बिफोर वी क्लोज आई वुड लाइक टू नो, suppose somebody is getting treated also, our India is very focused on family care,
तो Yeah. फैमिली में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं टू हेल्प द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन Yeah, एंड वी विल एंड विद दिस वर्ड. so this is we can say more of the kind of a home care and that kind of because and here then I'll tell you about that nowadays whatever the जो आपको मैंने ब्रोंकोडायलेटर आपको इनहेलर के रूप में बताए थे उन सभी का नेबुलाइजेशन फॉर्म भी आता है तो जो पेशेंट स्पेशली सीओपीडी हमें पता है कि एडवांस एज के साथ में इस बीमारी की फ्रीक्वेंसी और गंभीरता ज्यादा हो जाती है तो इस केस में जैसे और वो पेशेंट्स उनको एंड देन वी सी जो भी पेशेंट होते हैं उनको फिर क्या मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज रहती है जिनमें जैसे उनको किसी को सीवी भी होगा किसी को थोड़ा बहुत एल्जाइमर भी होगा कुछ को डिमेंशिया भी होगा कुछ को आपको साथ में कुछ क्रॉनिक हार्ट डिजीज भी होगी आर्थराइटिस भी होगी तो ये सब चीजें आपकी रहती है तो वहां पे इन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको होम नेबुलाइजेशन थेरेपी भी काम करती है कि इन लोगों को जो सेम जो हमारा इनहेलर है उसको आप नेबुलाइजेशन रूप में भी कर सकते हैं ठीक है second thing है कि then so nebulization is a kind of a treatment when we can give in acute situations especially that's why then I was talking about the lung attack basically one point then I think it's very important to point it out सीओपीडी के मरीज में मेरे सुनने वाले अभी आप ध्यान रखें यहाँ पे कि सीओपीडी जो बीमारी जैसे डॉक्टर लीना ने जिस काइंड ऑफ देन ही शोड हर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म ऑफ दैट कि व्हाट आई अंडरस्टूड इट इज अ काइंड ऑफ इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज that is not resolved by spontaneously and you need to take your inhaler and you remove your risk factors but later on you have to prevent yourself to being kind of an exacerbations and lung attack it means that your lungs are out now at a risk you are on treatment but you have to stop yourself infecting or kind of your so exposing to the any of the toxins or any kind of bad air whatever the virus bacteria or kind of a toxin pollutants and all so that's why it should not come to the kind of a more of flare up in more easy language in for the public is the kind of flare up it means आपकी जैसे सांस की प्रॉब्लम एक नॉर्मल चल रही है और अचानक आपको लगा कि आज मैं वो सेम इनहेलर ले रहा हूं लेकिन अभी मेरी सांस में आराम नहीं आ रहा है आज मेरी सांस ज्यादा फूल रही है ज्यादा खांसी हो रही है आज मेरा बलगम भी पिलाने लगा है कल रात को मुझे बुखार भी आया था इसको हम बोलते हैं लंग अटैक इन ए नॉन केस ऑफ सीओपीडी इट मींस पहले से सीओपीडी के मरीज है बट जिनमें अभी सिम्टम्स या लक्षण जो है पिछले एक दो दिनों से ज्यादा हो गए हैं और आम इनहेलर लेने से भी उनमें आराम नहीं आ रहा है तो वहां पे जैसे डॉक्टर अलीना ने पूछा कि ऐसे लोगों को घर में क्या करें तो इमीडिएटली you increase the frequency of your inhalers and then you can switch to the nebulization especially if the patient is not kind of a very much of too much of coordination in terms of because of the poor cognition or then is not a kind of a with a trembling hand arthritis and all but they don't have too much of coordination with the taking inhalation the holding breath and all then you can switch to the nebulization form because that's a kind of a easy method to deliver the same drug in a kind of adequate amount or especially the more when the patient needed more so and also that within 1 or 2 days you just keep your threshold low for to consult the doctor because these patients they more frequently require antibiotics because most consult the doctor yeah consult the doctor that's more important because ultimately that because these patients require antibiotics frequently and then you need to figure it out whether there's kind of a complicated with any pneumonia or not because sometimes these patients they might have a secondary pneumonia and some associated disease so then keep your threshold low and nowadays in this your covid era any patient can get infected with the covid because now I'm listening 1 or 2 patients daily that sir वो वाली problem नहीं है covid तो आप छोड़ दो है ना so ऐसा नहीं है because nowadays anybody can get infected with the covid you are not immune you are not a special you are not a kind of exception please do follow your basic protocols and basic principle of the hygiene and then I'll say then kind of a आप शांत रहें सरल रहें सहज रहें सौम्य रहें परंतु सजग और सचेत भी रहें so I believe that with this one with the kind of a more of the positive word I'll end this thing and take care of yourself on that note we'll end thank you so much for listening stay tuned for our next be live